तो स्वागत है आप सभी का एक और नए मानवा एक्सप्लेनेशन के वीडियो में। तो आज से हम लोग एक ऐसी सीरीज को स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसे कि नोवेल की कैटेगरी में बिग 3 की तरह ही कंसीडर किया जाता है। एंड इस मानवा के बारे में काफी सारे बंदे ऑलरेडी ही जानते हैं, लेकिन अगर तुम एकदम ही नहीं हो तो सिंपली अभी से ही एक मास्टरपीस मान लो एंड वीडियो के साथ बने रहो, क्योंकि यह जर्नी काफी ज्यादा खतरनाक होने वाली है। तो चलो इस एपिसोड को शुरू करते हैं। तो चैप्टर की स्टार्टिंग में हमें एक लड़का दिखाया जाता है जो कि बोल रहा होता है कि मुझे काफी ज्यादा दर्द हो रहा है सर पर, लेकिन मुझे जल्द से जल्द उठना पड़े क्योंकि इतने कम उम्र में इतने जल्दी नहीं मर सकता। उसके बाद उस लड़के की आंखें खुलती हैं एंड वो बोलता है क्या मैं उठ गया, पर मेरा सर अभी भी बहुत ज्यादा दर्द कर रहा है, जैसा मानो कि किसी ने मेरे को चाकू घुसा दिया हो। एंड वो बोल रहा होता है कि इस दर्द के साथ तो मैं आज रात नहीं सो पाऊंगा और लगता है कल मेरा तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब होने वाला है। एंड सडनली उसे रियलाइज होता है कि उसके सामने एक टेबल डेस्क है जिसे वो नहीं जानता और जिस रूम में वो अभी है वो उसका रूम नहीं है। एंड तभी उसकी नजर खिड़की पर पड़ती है जहाँ से उसे आसमान में एक लाल चांद दिखाई देता है। एंड वो अपने आप को मिरर पर देखते हुए कहता है क्या यह सच में मैं हूँ, जोई मिंग रुई, जो उसका असली नाम होता है। मिंग रुई को समझ आता है कि वो एक दूसरे दुनिया पर दूसरे बॉडी के अंदर ट्रांसफॉर्म हो चुका है। एंड वो खुद से कहता है कि मैंने इस टाइप के बहुत सारे नोवेल्स तो पढ़ी है, पर क्या सच में मैं ट्रांसफॉर्म हो गया। जो भी हो वो अपने आप को शांत करता है और याद करने की कोशिश करता है कि उसके साथ असल में हुआ क्या था। एंड तभी मिंग रुई को याद आता है कि असली दुनिया में कुछ दिनों से उसके जो लक था वो बहुत ही ज्यादा खराब चल रहा था। एंड एक दिन जब वो काम खत्म करके घर वापस आ रहा होता है तो रास्ते में उसे एक बुक सेलर मिलता है जो कि पुरानी किताबें बेच रहा होता है। मिंग रुई कहता है पता नहीं मुझ पर क्या भूत सवार हुआ कि मैंने एक किताब खरीद ली और घर पर जाकर उस किताब में लिखा हुआ इंस्ट्रक्शन को फॉलो करके एक रिचुअल कर लिया अपने लक को बेटर करने के लिए, पर इससे कुछ भी चेंज नहीं होता। तो वह उस बुक को अपने बेड के ऊपर फेंक देता है एंड वो बोलता है सच में मैं इस बेवकूफ चीज पर विश्वास कर रहा हूँ। जो भी हो, मिंग रुई अब सोच रहा होता है क्या मैं उस रिचुअल की वजह से इस दुनिया में ट्रांसफॉर्म हो गया हूँ, और उसका सर फिर से दर्द करने लगता है। सडनली उसे कुछ मेमोरीज फ्लैशबैक में दिखाए जाते हैं जहाँ पर एक रूम के अंदर एक लड़का बैठा हुआ होता है और पीछे से उसका बड़ा भाई और उसकी छोटी बहन उसे क्लेन मोर्टी के नाम से पुकार रहे होते हैं, जो कि एक नॉर्थन कॉन्टिनेंट के लियांग किंगडम का एक सिटीजन है जो आवा कंट्री के टिंग शहर से है और उसका पिता इंपीरियल आर्मी का एक सर्जेंट हुआ करता था जो साउथ कॉन्टिनेंट के साथ लड़ाई करते हुए खुद को बलिदान कर दिया था। उसके बाद उसके पिता का पेंशन उसके फैमिली को मिलता था, जिससे क्लेन मोर्टी एक प्राइवेट ग्रामर स्कूल में दाखिला ले पाया और उसकी जो मॉम थी ना वो एक एवर नाइट देवी का पूजा करती थी। एंड उसी साल उसकी मॉम जो होती है वो भी गुजर जाती है। क्लेन जो एंट्रेंस एग्जाम देता है वो उसे पास कर जाता है एंड वो खोई यूनिवर्सिटी में दाखिला ले लेता है। एंड क्लेन अब एक 2 बेडरूम वाला अपार्टमेंट उसका बड़ा भाई और उसकी छोटी बहन के साथ रहता है। क्लेन का जो बड़ा भाई है वो एक एक्सपोर्ट कंपनी में क्लर्क का काम करता है और क्लेन जो है वो एक हिस्ट्री का ग्रेजुएट स्टूडेंट है। क्लेन को प्राचीन फेज एक लैंग्वेज अच्छे से आता है जो नॉर्थ कंट्री में बोली जाने वाली हर भाषा का मूल भाषा है, और क्लेन हंस भाषा भी जानता है जो एक प्रेयर एंड बलिदान से रिलेटेड है और अक्सर यह भाषा प्राचीन कब्रों पर दिखाई जाती है। और उसी के साथ जो यह फ्लैशबैक होती है ना वो यहीं पर खत्म हो जाती है। ये सब देखकर जो मिंग रुई समझ जाता है कि जो ये मेमोरीज है ये सब के सब इस बॉडी के ओनर का ही है जिसका नाम क्लेन मोर्टी। तभी उसके टेबल पर ना एक बुक मिलता है जिस पर लिखा हुआ होता है कि हर कोई मर जाएगा इंक्लूडिंग मी। मिंग रुई देखता है कि उसका हाथ एक बहुत ही गंदा है एंड नोटबुक पर भी वो गंदगी थोड़ा सा लग जाता है जो होता है असली खून। वो बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। तभी अपने सर के आसपास के अपने बाल को हटाता है और उसे दिखाई देता है कि उसके सर पर एक गोली लगने की बहुत ही गहरा घाव है। मिंग रुई इस नजारे को देखकर बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है क्योंकि उसे ऐसा लग रहा होता है ड्रेसिंग मिरर में दिख रहा आदमी वह नहीं है बल्कि एक सूखा जिंदा लाश है। मिंग रुई सोचता है कितना गहरा घाव के बाद कोई कैसे जिंदा रह सकता है क्योंकि बंदूक की गोली उसके सर के आर पार हो गया था। मिंग रुई देखता है उसके सर पे जो गन शॉट की गहरा घाव है ना वो ऑलरेडी हाफ फिल हो चुका है और उसे समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिरकार इस दुनिया में चल क्या रहा है। मिंग रुई के मन में एक और सवाल था कि वो मरा कैसे। तभी सामने टेबल के ऊपर ना एक रिवॉल्वर दिखाई देता है जहाँ पर एक गोली मिसिंग था। तो उसे समझ में आता है किसी चीज ने इस बॉडी के ओरिजिनल ओनर को यानी क्लेन मोर्टिन को मार डाला। मिंग रुई कंफ्यूज था क्या यह सुसाइड है या फिर उसका मर्डर किया गया है क्लेन मोर्टिन का। क्लेन मोर्टिन का पारिवारिक स्थिति खराब था कि वो लोग एक
गैस लैम्प को भी अफोर्ड नहीं कर पाते थे और उसका बड़ा भाई बेंसन ने उसकी पढ़ाई के लिए उसे एक गैस लैम्प दिया था। तो जो मिंगरी होता है, जो इस दुनिया के क्लेन मोर्टिन के अंदर पुनर्जन्म ले लिया है, वो कहता है अगर यह परिवार इतना ही गरीब था तो मेरे पास रिवॉल्वर खरीदने का पैसा कहाँ से आया और एग्जैक्टली मर्डरर चाहता क्या है। एक गरीब लोअर क्लास हिस्ट्री स्टूडेंट से क्या इसने कुछ सीरियस प्रॉब्लम क्रिएट किया था, पर मुझे ऐसा नहीं लगता। जो भी हो, उसके बाद सीन चेंज होता और हम लोग देखते हैं क्लेन मोर्टिन अपने सर एंड हार्ट पर लगा हुआ खून को पानी से साफ करते हुए सोच रहा होता है। ये सब जो यादें हैं वो सब बस ओरिजिनल बॉडी के ओनर का है, पर कोई बात नहीं, एटलीस्ट मैंने खुद को साफ कर लिया और जमीन पर जो खून लगा हुआ होता है ना, वो भी क्लीन हो गया होता है। क्योंकि इस हालत में अगर उसकी बहन मलेशिया उसे देख लेती तो वो बहुत ही ज्यादा डर जाती। उसके बाद मिंगरुई जो अभी क्लेमेंट की बॉडी में है, वो उस रिवॉल्वर को गौर से देख रहा होता है। तभी पीछे से एक लड़की की आवाज आती है, क्लेमेंट तुम क्या कर रहे हो। यह सुनकर क्लेमेंट काफी ज्यादा घबरा जाता है और रिवॉल्वर को पीछे छुपा देता है। एंड अभी उसके सामने उसकी बहन मलेशिया आ जाती है तो क्लेमेंट उससे बोलता है तुम इतनी जल्दी उठ गए, सच में तुम टाइम को लेकर बहुत ही ज्यादा। वही क्लेन अब पॉकेट के अंदर हाथ घुसा के एक वॉच निकाल कर कहता है तो मैं पापा के इस घड़ी को ठीक करने की कोशिश कर रहा था। मलेशिया कहती है उस घड़ी को मेरे पास लाओ, मैं ठीक कर देती हूँ, क्योंकि ये पापा की आखिरी निशानी है। मलेशिया मोटी जिसकी उम्र 16 साल है, वो एक मोटी फैमिली की एक सबसे छोटी बेटी है जो टिंग एंड टेक्निकल स्कूल में स्टीम एंड मशीनरी डिपार्टमेंट की एक स्टूडेंट है। एंड इसका सपना एक दिन स्टीम मैकेनिक बनना। मिंगरुई मन में सोचता है ये छोटी बहन बिल्कुल वैसे ही है जैसे क्लेन की यादें में थी। और जब बात मैकेनिकल चीजों पे आती है तो ऐसा लगता है कि मलेशिया में सच में बहुत कुछ टैलेंट है। तभी मलेशिया कहती है लो इस घड़ी को मैंने ठीक कर दिया। क्लेन कहता है सच में तुम तो कमाल की हो। एंड नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि मलेशिया उसके बड़े भाई क्लेन के लिए ब्रेकफास्ट लाती है और कहती है तुमने कहा था कि आज तुम्हारी एक इंटरव्यू है तो मैंने तुम्हारे लिए ब्रेड और मटर का सूप बनाया था। मलेशिया क्लेन को कहती है जब तुम घर वापस आओ तो कुछ फ्रेश ब्रेड और उसके साथ मीट एंड मटर लाना मत भूलना। एंड मलेशिया यह बात फिर से दोबारा दोहराती है। मलेशिया फिर से दोहराती है कि यहाँ से ब्रेड ले आना और ब्रेड सिर्फ 8 पाउंड का ही ले आना, क्योंकि गर्मी बहुत है और ज्यादा लाओगे तो खराब हो जाएगा। एंड उसके साथ ब्रेड और मीट लाना मत भूलना। क्लेन कहता है ठीक है मैं ले आऊंगा। वो मन में सोचता है सच में यह अपने बेवकूफ भाई को कितना प्यार करती है। अब क्लेन यानी मिंगरुई सोचता है अगर मैं आज मार्केट पे जाके कुछ स्टेपल फ्रूट खरीद के ले आऊं और एक रिचुअल कर सकता हूं तो शायद मैं अपनी दुनिया में वापस जा सकता हूं। उसी के साथ यह जो एपिसोड होता है वो यहीं पर खत्म होता है। एंड अगर आपको यह एपिसोड अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अगर आप लोग ऐसे ही सपोर्ट बनाए रहोगे तो मैं ऐसे ही इसका नेक्स्ट पार्ट लाता रहूंगा। तो चलो मिलते हैं अगली किसी और नए एपिसोड में, तब तक के लिए सायोनारा।